तिब्बत एशिया के हृदय में बसा एक प्राचीन और रहस्यमयी क्षेत्र, दुनिया की छत कहा जाता था। हिमालय की ऊंचाइयों में फैला हुआ तिब्बत आज के चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। इसके चारों ओर नेपाल, भूटान, भारत और म्यांमार जैसे देश हैं। तिब्बत की औसत ऊंचाई करीब 4500 मीटर है, इसलिए इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तिब्बत की जातीयता अलग ही थी। तिब्बती लोग मंगोल और चीनी नस्लों से अलग माने जाते हैं। उनकी भाषा तिब्बती है और संस्कृति पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा और जल्द ही यह वहां की जीवन शैली, कला और राजनीति में घुल मिल गया। ल्हासा शहर, जो तिब्बत की राजधानी था, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना। पोताला पैलेस और जोखांग मंदिर जैसे स्थल तिब्बती विरासत के अद्भुत उदाहरण हैं। अगर तिब्बत के इतिहास को देखें तो यह कभी एक शक्तिशाली साम्राज्य था। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच तिब्बती साम्राज्य ने चीन और भारत के कुछ हिस्सों तक अपना विस्तार कर लिया था। इसके बाद यह कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। 12वीं शताब्दी से बौद्ध लामाओं और मठों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ने लगा। इसके बाद तिब्बत एक तरह से धार्मिक नेताओं, विशेषकर दलाई लामा के नेतृत्व में चलने लगा। 17वीं शताब्दी में 5वें दलाई लामा ने तिब्बत को फिर से एकजुट किया और ल्हासा को राजधानी बनाया। इसके बाद कई बार मंगोल, मांचू और चीनी साम्राज्य ने तिब्बत पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश की। 1912 में चीन में किंग राजवंश के पतन के बाद तिब्बत ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और करीब 40 साल तक स्वतंत्र रहा, भले ही अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। 20वीं शताब्दी के मध्य में चीन में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट क्रांति हुई। इसके बाद चीन ने अपनी भौगोलिक अखंडता और विस्तारवादी नीति को मजबूत करने के लिए तिब्बत पर नजरें गड़ा दी। 1950 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत में घुसपैठ शुरू की और बहुत ही कम प्रतिरोध में इसे अपने कब्जे में ले लिया। 1951 में चीन ने तिब्बती नेताओं से 17 सूत्रीय समझौता करवा लिया, जिसमें तिब्बत को स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा देकर चीन में मिला दिया गया। पर असल में यह समझौता तिब्बत पर चीनी नियंत्रण को वैध बनाने का तरीका था। अब सवाल उठता है कि चीन ने तिब्बत को क्यों अपने अधीन किया और इससे उसे क्या मिला? इसके पीछे कई राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक कारण थे। पहला, भौगोलिक दृष्टि से तिब्बत एक रणनीतिक बफर जोन था। अगर तिब्बत स्वतंत्र रहता तो वह भारत और पश्चिमी देशों के साथ चीन के बीच एक स्वतंत्र बफर स्टेट बना रहता। चीन को डर था कि तिब्बत के जरिए पश्चिमी देश और भारत मिलकर उसके खिलाफ रणनीतिक मोर्चा बना सकते हैं। दूसरा, तिब्बत की विशाल सीमाएं भारत, नेपाल और भूटान से लगती हुई चीन को दक्षिण एशिया में एक मजबूत पकड़ देती हैं। इसके अलावा तिब्बत से ही कई प्रमुख नदियां निकलती हैं जो चीन, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के करोड़ों लोगों के लिए जीवन रेखा हैं। इन पर नियंत्रण से चीन को जल स्रोतों पर रणनीतिक शक्ति मिलती है। अब तीसरा, तिब्बत में खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की भी भरपूर संभावनाएं थीं। इसके अलावा वहां सैन्य अड्डे बनाने के लिए उपयुक्त जगहें थीं, जो चीन के लिए सीमा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मानी जाती हैं। सामाजिक दृष्टि से तिब्बत को चीन ने पिछड़े क्षेत्र के रूप में प्रचारित किया और कहा कि वह इसे आधुनिक बनाएगा, पर वास्तव में इसका मकसद वहां के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने को कमजोर करना था, ताकि भविष्य में कोई स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा न हो सके। चीन ने तिब्बती संस्कृति, बौद्ध मठों और लामाओं पर कड़ा नियंत्रण रखा और धीरे धीरे हान चीनी आबादी को तिब्बत में बसाकर वहां का जनसंख्या संतुलन भी बदल दिया। 1959 में तिब्बतियों ने विद्रोह किया, लेकिन चीन ने इसे बर्बरता से कुचल दिया। उसी विद्रोह के बाद 14वें दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। आज भी दलाई लामा और तिब्बती निर्वासन सरकार तिब्बत की आजादी और सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। इस तरह तिब्बत का चीन में विलय सिर्फ एक क्षेत्रीय विस्तार नहीं था,
बल्कि यह चीन की सामरिक नीति, जल स्रोतों पर नियंत्रण, सीमाओं की सुरक्षा और सांस्कृतिक एकरूपता की कोशिश का हिस्सा था। इसका नतीजा यह हुआ कि एक स्वतंत्र और विशिष्ट पहचान वाला तिब्बत आज स्वायत्त क्षेत्र के नाम पर अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों को खोने की कगार पर है। सूखी तो यह थी तिब्बत की कहानी, जो कभी बर्फीली चोटियों में बौद्ध शांति और संस्कृति का केंद्र था और आज भी अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फैक्ट वाले को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही इतिहास के अनसुने सच आपके सामने लाते रहेंगे।